तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एपोप्टोसिस में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एपोप्टोसिस में कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं। तो देखिए, एपोप्टोसिस में जो मेन एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैस्पेसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इनका ये नाम क्यों रखा हुआ है। देखिए, चाहे वो कोई भी एंजाइम प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जो कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है। इसी वे में क्या होता है, कैस्पेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सिस्टीन रेजिड्यू प्रेजेंट है। यानी एक्टिव साइट में क्या है, सिस्टीन रेजिड्यू है। और ये क्या करते हैं, अपने जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होता है, एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और कैस्पेस क्या करेंगे, अपने जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कहीं भी जहाँ भी क्या प्रेजेंट है, एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, उसके सी टर्मिनल साइड पर वो कट लगा देते हैं। तो इसी वे में हमने इनकी नेमिंग की हुई है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जो कैस्पेस हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में स्क्रीट होते हैं। यानी कि वो किस फॉर्म में स्क्रीट होंगे, प्रो कैस्पेस की फॉर्म में वो स्क्रीट होंगे। जैसे कि अगर हम स्टमक की बात करें, वहाँ पर भी वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोपेप्सिन का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो जो पेप्सिन है वो प्रोपेप्सिन की फॉर्म में क्यों स्क्रीट हो रहा है, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है उसका डाइजेशन ना हो। जब कभी भी वहाँ पर फूड की प्रेजेंस होगी तब क्या होगा, प्रोपेप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वे में क्या होता है, जब हमें किसी भी सेल में एपोप्टोसिस करवानी होती है तभी क्या होता है, ये जो कैस्पेस हैं वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब जो कैस्पेस हैं इसकी भी हमारे पास दो वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास इनिशिएटर कैस्पेस और सेकंड वन क्या है हमारे पास, अफेक्टर कैस्पेस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनिशिएटर कैस्पेस जो होते हैं वो जो ये जो एपोप्टोसिस का कैस्केड है उसमें इनिशियली काम करते हैं, लेकिन जो अफेक्टर कैस्पेस हैं ये क्या करते हैं, एंड में काम करते हैं। अब देखिए, इनिशिएटर कैस्पेस में हमारे पास आएंगे कैस्पेस हमारे पास 2, 8, 9 एंड 10। और अफेक्टर कैस्पेस में हमारे पास क्या आएंगे, 3, 6 एंड 7। अब देखिए, एक और मेजर डिफरेंस इन दोनों में होता है इनिशिएटर एंड अफेक्टर कैस्पेस में। इनिशिएटर कैस्पेस हैं वो खुद से एक्टिवेट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपना जो इनएक्टिव फ्रेगमेंट है उसको वो खुद से रिमूव कर सकते हैं जब भी कोई भी ऐसा सिग्नल आएगा। सिग्नल कौन सा आएगा, एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने वाला। लेकिन जो अफेक्टर कैस्पेस हैं इनको एक्टिवेशन के लिए इनिशिएटर जो कैस्पेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, अगर हम एपोप्टोसिस की बात करें तो उसमें हमारे पास दो पाथवे हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, इंट्रिंसिक पाथवे हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो देखिए, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक में हमारे पास क्या डिफरेंस है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा जो कि एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराएगा, लेकिन इंटरसेलुलर जो या इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें क्या होता है, कोई भी इंट्रासेलुलर सिग्नल है वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेल में इतना ज़्यादा डीएनए डैमेज हो गया है कि हमारे जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, डीएनए रिपेयर जो पाथवे हैं वो उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो हम तो ये चाहेंगे कि वो जो सेल है वो डाई कर जाए ताकि जो बाकी हेल्दी सेल है उनको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में। तो इसमें क्या होता है, जो भी जिस भी सेल को एपोप्टोसिस करनी होती है, यानी कि जिस सेल में एपोप्टोसिस होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फास्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और फास्ट रिसेप्टर जो होता है वो किसी ना किसी लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा, तो इसका जो लाइगेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फास्ट लाइगेंड कहते हैं। अब देखिए, जो फास्ट रिसेप्टर है इसकी साइटोप्लाज्मिक साइट पर क्या प्रेजेंट होता है, फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन प्रेजेंट होता है। अब जो फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन है इसके भी हमारे पास क्या होते हैं, दो पोर्शन हमारे पास या दो डोमेन हमारे पास फर्दर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं, डेड डोमेन कहते हैं, और सेकंड वन को हम क्या कहते हैं, डेड अफेक्टर डोमेन कहते हैं। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फास्ट रिसेप्टर है उसकी साइटोप्लाज्मिक साइट पर क्या जॉइंट है, डेड डोमेन जॉइंट फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जो कैस्पेस 8 है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, डेड अफेक्टर डोमेन के साथ। यानी कि डेड डोमेन का क्या काम है कि वो फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन को फास्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करा रहा है, और डेड इफेक्टर डोमेन का क्या काम है कि वो प्रो कैस्पेस 8 को रिक्रूट करने का काम कर रहा है। अब देखिए, इसमें सिग्नलिंग कैसे होती है, जब कभी भी यहाँ पर जो फास्ट रिसेप्टर है वो किसके साथ बाइंड किया, फास्ट लाइगेंड के साथ बाइंड किया, तब क्या होता है, यहाँ पर
फास्ट एसोसिएटेड डेटा डोमेन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, कैस्पेस 8 को रिक्रूट करेगा। अब कैस्पेस 8 क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैस्पेस 8 क्या करेगा यहाँ पर कि वो अफेक्टर जो कैस्पेस हैं 3, 6 एंड 7 को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ पर हमें एपोप्टोसिस देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की, यानी अगर कोई डीएनए डैमेज हो गया, कोई हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो गई या सेल साइकिल में कोई भी एबनॉर्मलिटी वहाँ पर आ गई, तब क्या होता है। तब देखिए जो बैक्स एंड बिड है ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं और आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ा देते हैं, साइटोक्रोम सी के लिए बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो साइटोक्रोम सी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से किस में रिलीज़ हो जाता है, वो साइटोसोल में रिलीज़ हो जाता है। अब ये जो साइटोक्रोम सी रिलीज़ हुआ है ये किसके साथ बाइंड करता है, अपाफ1 के साथ बाइंड करता है। अपाफ1 को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से हमें एक कम्प्लेक्स देखने को मिलता है और ये क्या होता है, मल्टी सब यूनिट कम्प्लेक्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसोम कम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी कि अब ये जो कम्प्लेक्स है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कम्प्लेक्स, ये क्या करता है, जो प्रोकैस्पेस 9 है, प्रोकैस्पेस 9 किस में काम करता है, इंट्रिंसिक पाथवे में वो काम करता है। अब प्रोकैस्पेस 9 है उसको रिक्रूट किया। अब ये जो प्रोकैस्पेस 9 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली एक्टिव प्रोकैस्पेस 9 में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैस्पेस 9 क्या करेगा, जो अफेक्टर कैस्पेस है इनको एक्टिवेट करने का काम करेगा और अफेक्टर कैस्पेस क्या होंगे, हमारे पास 3, 6 एंड 7 होंगे। और फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एपोप्टोसिस हमें देखने को मिलेगी। देखिए अब हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से हमारे पास पाथवे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो जीन फैमिली है वो इसमें एपोप्टोसिस में अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 फैमिलीज आएंगी, एक हमारे पास होती हैं एंटी एपोप्टोटिक और दूसरी क्या होती है हमारे पास, प्रो एपोप्टोटिक। एंटी एपोप्टोटिक का मतलब ये है कि वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करने का काम कर रही हैं और प्रो एपोप्टोटिक का काम ये है कि वो एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करने का काम करेंगी। तो इसमें हमारे पास वेरियस मेंबर्स होते हैं। देखिए चलिए पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंटी एपोप्टोटिक के बारे में। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, BCL2 इटसेल्फ, BCL-XL, A1, BCL-W। तो ये हमारे पास किस में आएंगे, एंटी एपोप्टोटिक फैमिली में हमारे पास आएंगे। सेकेंड वन क्या होगी हमारे पास, प्रो एपोप्टोटिक। इसमें हमारे पास आएंगे बैक्स, बैक, बैड, बीड एंड बीक। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कैस्पेस एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं। अब देखिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सेल है अगर उसमें किसी भी टाइप का डीएनए डैमेज हो रहा है तो सेल का रिस्पॉन्स उसके रिगार्डिंग क्या होगा। तो देखिए हमारे पास 2 टाइप के सेल हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सेल में क्या हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है और एक सेल में क्या हो रही है, रेप्लिकेशन नहीं हो रही। फर्स्ट वन हम उसकी बात कर लेते हैं जिसमें रेप्लिकेशन नहीं हो रही। तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास 2 केसेस हमारे पास जनरेट हो सकते हैं। फर्स्ट वन की वहाँ पर डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज होने के बाद डीएनए रिपेयर जो मैकेनिज्म है उन्होंने अपना काम दिखाया और प्रॉपर वे में वहाँ पर डीएनए डैमेज है वो रिपेयर हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें नॉर्मल फंक्शनिंग, जो नॉर्मल वे में फंक्शन कर रहे हैं सेल वो हमें मिल जाएंगे। अब देखिए दूसरी हम बात करते हैं कि जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डैमेज है वो वहाँ पर रिटेन रहता है। अगर डैमेज वहाँ पर रिटेन रह रहा है तब क्या होगा, वहाँ पर एजिंग की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर जो डीएनए डैमेज है वो किस में हो रहा है, वो रेप्लिकेटिंग सेल में हो रहा है। इसमें भी पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जो डीएनए डैमेज है वो रिपेयर हो गया तो हमें क्या मिलेंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग सेल हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इतना ज़्यादा डीएनए डैमेज हो गया कि जो हमारे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइनली वहाँ पर क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक और केस राइज हो सकता है कि जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है उनमें ही किसी टाइप की म्यूटेशन हो गई। कहने का मतलब यह है कि वो रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या जहाँ पर एपोप्टोसिस जो कर रहे हैं जीन उनमें किसी टाइप की अगर म्यूटेशन हो जाती है तब क्या होगा, डीएनए डैमेज रिटेन रहेगा उन सेल्स में और ये क्या है, रेप्लिकेटिंग सेल है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो जो डॉटर सेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी उनमें भी क्या होगी, हमें म्यूटेशन हमें देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कैंसर की कंडीशन जनरेट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ P53।
तो P53 का काम ये होता है कि ये हमारे जीनोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। जब किसी भी सेल में डीएनए डैमेज हो गया, वहाँ पर हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो गई या सेल साइकिल वहाँ पर एबनॉर्मेलिटी होगी, तब क्या होता है। नॉर्मली अगर हम किसी सेल की बात करें जिसमें कोई भी डीएनए डैमेज नहीं है, कोई भी हाइपोक्सिया नहीं है, सेल साइकिल नॉर्मली चल रही है, वहाँ पर क्या होता है P53 MDM2 के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में होता है। और MDM2 क्या कराता है, P53 की डिग्रेडेशन कराने का काम करता है। लेकिन मान लीजिए किसी भी सेल में डीएनए डैमेज हो गया, तब क्या होता है, हमें P53 को एक्टिवेट कराना होगा। तब क्या होता है, इसकी जो एसोसिएशन है वो MDM2 के साथ कम हो जाती है, MDM2 की डिग्रेडेशन हो जाती है। फिर उसके बाद P53 क्या कराता है, सेल साइकिल की अरेस्ट करा देता है। सेल साइकिल अरेस्ट कराने का मतलब है कि वो सेल साइकिल को रोक देता है कि हाँ तुम रुक जाओ। फिर रुकने के बाद क्या होता है, जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है वो अपना काम करते हैं और सेल साइकिल फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इतना ज़्यादा डीएनए डैमेज हो गया है कि हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एपोप्टोसिस की कंडीशन वहाँ पर जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से डेड एंड एलिमिनेशन ऑफ डैमेज सेल वहाँ पर हो जाता है। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे पास हमें क्या मिलेगी, हमें जो सेल है और जो हमारी जेनेटिक स्टेबिलिटी है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गया, रोल ऑफ P53। और हमने डिस्कस कर लिया कि एपोप्टोसिस में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पाथवे हैं, और डीएनए डैमेज रेप्लिकेटिंग एंड नो रेप्लिकेटिंग सेल में होगा तब क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, और रोल ऑफ P53 क्या है। थैंक यू।